नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोगों के पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऐप संख्या 451 की बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये सुमितनंदन पंत जी की पंक्ति है। कह रहे कि उस उद्धरण में काव्य गुण है, ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है या इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ये प्रसाद गुण है। विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, बिंदु में थी तुम सिंधु में थी, तो कहीं ना कहीं ये प्रसाद गुण से संबंधित है। प्रसाद गुण का मतलब होता है कि मनोरंजन करना। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 552 है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, ये मानता है ना। कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान होती है, ये मानता किसकी है? आचार्य भामा की, आचार्य भट्टनायक की, आचार्य कुंतक की, आचार्य दंडी की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लाग किया जाए, विकल्प बी आचार्य भट्टनायक इज राइट आंसर, है ना। देखिए, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान होती है, तो नायक मानता है। नायक मानता है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा सप्त शक्ति, है ना, प्रधान होता है। ऐसे कुछ किलो बनाना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 453 है कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य भामा, आचार्य क्षेमेंद्र, भट्टोत या भट्ट लोल्लट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले औचित्य विचार चर्चा, है ना, क्षेमेंद्र की रचना है। तो आचार्य क्षेमेंद्र इज राइट आंसर। ठीक है, विकल्प बी को आप लोग लाग कर लीजिएगा कि औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 454 है कि रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद प्रत्यय के जनक हैं? अभिनव गुप्त, पाणिनि, भरत मुनि या फिर भट्ट लोल्लट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प डी को लाग किया जाए। विकल्प डी भट्ट लोल्लट इज राइट आंसर, है ना। उत्पत्तिवाद लोल्लट का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था ना, उत्पत्ति के समय लोग लुल लुल करते हैं, तो लुल लुल फार लोल्लट को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न के 455 है का प्रकाश के रचनाकार हैं? मम्मट, दंडी, विश्वनाथ या फिर राजशेखर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो काव्य प्रकाश है वो काव्य प्रकाश पर मम्मट का। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का है। विकल्प को लाग कर लीजिएगा, मम्मट का काव्य प्रकाश ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 456 है कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। तो दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार हैं? सभी लोग जानते हैं कि जो दंडी हैं विकल्प अलंकारवादी हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। तो दंडी कैसे हैं? अलंकारवादी है, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प को लाग कर लीजिएगा। आनंदवर्धन ध्वनिवादी, बामन रीतिवादी, भरत मुनि रसवादी हैं। इसी के साथ इनको भी आप दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न के 457 है किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामा ने माना, दंडी ने माना, रुद्र ने माना या फिर आनंद वर्धन ने माना है? तो देखिए, गुणों को रस आश्रित मानने वाला आचार्य कौन होगा? गुणों को रस आश्रित मानने वाला विकल्प डी आनंद वर्धन इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब भीष्म तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। देखिए, जो गुण में रस आश्रित मानेगा उसको आनंद होगा, ध्यान में रखिएगा। और आनंद वर्धन की रचना है ध्वन्या लोक, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न क्या 458 है कि नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? कई बार आपको बताया गया है 8 है, 9 है, 10 है या 11 है। तो बिल्कुल भरत मुनि के अनुसार जो नाटक हैं इनमें रसों की संख्या 8 होती है, क्योंकि 8 रस का ही मंचन किया जा सकता है भरत मुनि के अनुसार। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 459 है
कि इनमें से भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है दशरूपक, साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, नाट्य लक्षण रत्न कोश। तो भरत मुनि क्या करते हैं? भरत मुनि होने का नाटक करते हैं। नाटक फार नाट्यशास्त्र ध्यान में रख लीजिएगा, भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। भरत मुनि का जन्म 2री शताब्दी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कह रहे कि इसमें 36 अध्याय हैं, लगभग 5000 श्लोक हैं। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है, जबकि दशरूपक के रचयिता धनंजय हैं, साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 460 है कि वामन ने काव्ययुक्त के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया? तात्पर्य कहा, लक्षणा कहा, अभिधा कहा या फिर काव्यांग कहा है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, काव्ययुक्त के स्थान पर जो वामन ने बिल्कुल काव्यांग कहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 461 है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्टनायक ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो देखिए, साधारणीकरण करने वाला जो होता है वो नायक होता है। तो नायक फार विकल्प सी आचार्य भट्टनायक को ध्यान में रख लीजिएगा, साधारण करने वाला नायक होता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 462 है, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो आप देख रहे हैं कि काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य शोभा मात्र है। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, ये सही नहीं है। या डी है कि माधुर प्रसाद गुण सर्वमान्य काव्य गुण है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी, एक काव्य शास्त्र में जो काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, यही गलत है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 463 है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले जो अर्थोपक्षेपक हैं, मैंने आपको बताया था, इनकी संख्या 5 होती है। 5 पांडव और 5 अर्थोपक्षेपक ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसकी व्याख्या देख सकते हैं। विस्कंभक होता है, प्रवेशक होता है, चूलिका होता है, अंकस होता है और अंकावतार होता है। अब प्रश्न के 464 है कि कंकन किंकिर नूपुर ध्वनि सुनी, कहा त लखन सन राम हृदय गुण में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या इनमें से कोई नहीं। तो 464 का जवाब आगे अक्सर विकल्प ए को लाग किया जाए। विकल्प ये माधुर्य गुण इज राइट आंसर। कंकन किंकिर नूपुर ध्वनि सुनी, ये माधुर्य गुण है, ध्यान में रख लीजिएगा। माधुर्य गुण क्यों है? क्योंकि इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है ना। और जिसमें ओज रस किसमें होता है? बी रस में ओज गुण होता है ना। और प्रसाद मनोरंजन वाले में होता है, दोनों में होता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 465 है कि पांडवों की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामत देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? शब्द दोष, रस दोष, अर्थ दोष और कोई भी नहीं दोष। तो 465 का अगर देखेंगे, पांडवों की प्रतिमा सम लेखो और अर्जुन भीम महामत देखो, तो इसमें शब्द दोष है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। विकल्प ए शब्द दोष इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 466 है कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, काव्य का कौन सा दोष है? अब सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, पुनरुक्त दोष, आश्लीलत्व दोष, ग्रामत्व दोष, श्रुत कटुत्व दोष। तो सब जान है, सबको जानत जगत जहान। अब जगत और जहान दोनों का मतलब होता संसार, तो इसकी पुनरुक्ति है, विकल्प ये पुनरुक्ति दोष इज राइट आंसर, है ना। अब प्रश्न संख्या 467 है कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? मुख्यार्थ से, वाच्यार्थ से या फिर लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ से। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि व्यंजना का जो संबंध होता है, विकल्प डी व्यंग्यार्थ इज राइट आंसर, ठीक है। तो 467 के अनुसार विकल्प डी व्यंग्यार्थ इज राइट आंसर, ठीक। चलिए, व्याख्या पे यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति मुख्यार्थ, लक्षणा का लक्ष्यार्थ और व्यंजना का व्यंग्यार्थ होता है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 468 है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि सर विकल्प बी को लाभ किया जाए। उपयुक्त वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, अर्थात जब सिंह यानी कि वीर तलवार लेके उतरा तो गीदड़ यानी कायर भाग गए। यहाँ सिंह का लक्षण वीर में है तथा गीदड़ के लक्षण कायर में आरोपित हो रहा है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति विकल्प बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न के 469 है कि भारतीय नाट्य शास्त्र के दृश्य नाटक का उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण या फिर विकल्प डी रसास्वादन। तो बिल्कुल विकल्प डी आप सभी ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लाभ किया जाए, रसास्वादन इज राइट आंसर, है ना। भारतीय नाट्य शास्त्र के दृश्य नाटक का जो उद्देश्य होता है रसास्वादन होता है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न के 470 है कि संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश का देखेंगे आनंदवर्धन, काव्यादर्श भामा का, काव्य अलंकार सूत्र वामन का और काव्य अलंकार दंडी का। तो इसमें देखेंगे काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति कौन धारण करता था, वामन लोग धारण करते थे, यही सही है। काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यादर्श दंडी का है, काव्य अलंकार भामा का है। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो केवल और केवल विकल्प सी सही है, बाकी सब असंगत हैं। ठीक है, व्याख्या भी देख सकते हैं, काव्य अलंकार मम्मट का, काव्यादर्श दंडी का, काव्य अलंकार सूत्र वामन का है और काव्य अलंकार भामा का है। अब प्रश्न संख्या 471 है कि अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है आय जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराणन लादे, ज्यों बंजारे ठाड़े। अब व्यंजना शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है, तात्पर्य है या फिर लक्षणा है। तो 471 के हिसाब से विकल्प ये व्यंजना शक्ति इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 472 है कि इनमें से कौन सा आचार अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। विश्वनाथ, दंडी, भामा और उद्भट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो विश्वनाथ है ना, ये विश्वनाथ जी अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, अलंकार में सम्मिलित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बाकी दंडी, भामा, उद्भट तो अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न के 473 है कि काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, साहित्य सर्वस्व और काव्य अलंकार सूत्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लाभ किया जाए। विकल्प बी काव्य अलंकार इज राइट आंसर, है ना। काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है काव्य अलंकार है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 474 है काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सक्त निपुणता लोक शास्त्र काव्य विछड़ात काव्य काव्यज्ञ शिक्षा या अभ्यास इति हेतु वद भवे। कुंतक की है, आनंदवर्धन की है या फिर मम्मट या विश्वनाथ की। तो अब जवाब आपको देना है, प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प सी को लाभ किया जाए। विकल्प सी मम्मट इज राइट आंसर, है ना। देखिए सक्त निपुणता लोक शास्त्र, है ना। अब सक्त निपुणता लोक शास्त्र में किसकी है, बोले मम्मट की है। तो मम्मट की सक्त निपुणता किसमें होती है, मम में, मम फार मम्मट को। सक्त निपुणता किसमें, सक्त निपुणता लोक शास्त्र, सक्त निपुणता और लोक शास्त्र किसमें होला, मम्मट में होता है। तो मम्मट फार मम्मट जी की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। और बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने योग्य है ना। अब प्रश्न संख्या 475 है कि अधोलिखित आचार्यों को उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। दंडी, मम्मट, वामन, जगन्नाथ, विश्वनाथ। वामन, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ और दंडी, मम्मट, वामन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो 475 के हिसाब से आप सबका जवाब आगे से विकल्प को लाभ किया जाए। दंडी का 7वीं में, वामन का 8वीं में, मम्मट का 11वीं में, विश्वनाथ का 14वीं में और जगन्नाथ का 17वीं में। तो दंडी 7, 8, 11, 14, 17, विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रहे थे। अब प्रश्न के 476 एक 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है। भाषा विज्ञान संबंधी, इतिहास संबंधी, नाट्य संबंधी, काव्य संबंधी। तो 400 देखेंगे यहाँ पर 76 के हिसाब से 10 रूपक है, विकल्प सी नाट्य संबंधी इज राइट आंसर। नाट्य संबंधी ग्रंथ है 10 रूपक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। धनंजय का धन के 10 रूपक मैंने बताया था। अब प्रश्न संख्या 477 है कि निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है। श्रुतकटुत्व, चित्त संस्कृत, कृष्णत्व और घनत्व। देखिए घनत्व की बात हम लोग करते हैं ना, तो घनत्व नाम की कोई चीज ही नहीं है काव्य दोष से संबंधित। तो घनत्व
कोई काव्य दोष नहीं है, ध्यान में रखिएगा। शुद्ध कठोर चित्त संस्कृत और क्लिष्टोक्त काव्य दोष के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 478 है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ देख रहे हैं कि सूची, और सूची 1 में देख रहे हैं लेखक हैं, और सूची 2 में उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, उसी को मिलाना है। तो बिल्कुल प्यार से देखिएगा, इसके बाद सावधानी के साथ इसका मिलान करिएगा। तो बिल्कुल देख रहे हैं, अभिनव गुप्त की बात करते हैं तो ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का। राजशेखर की बात करते हैं तो काव्य मीमांसा, राजशेखर की काव्य मीमांसा है, ये 4 पर है ना। महिम भट्ट से क्या करते हैं, व्यक्ति की महिमा बताने लगते हैं, है ना। व्यक्ति विवेक, ठीक, व्यक्ति विवेक। और भोजराज सरस्वती कंठा भरण, और काव्य प्रकाश यहाँ पे है तो मम्मट यहाँ पे आ जाएंगे, तो ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहसून तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 479 है कि मुख्यार्थ हाथी दोष है, काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट का, आचार्य भरत का, विश्वनाथ का, बामन का। अब देखिए, मुख्यार्थ हाथी दोष किसने माना? तो मुख्य अर्थ हाथी दोष मम कह रहे कि मम्मट का मुख्यार्थ हाथी दोष है, मम्मट का मुख्यार्थ हाथी दोष है। और ये ध्यान में रखिएगा, सख्त निपुणता लोक शास्त्र में किसकी है? तो उसको भी आपने कहा था मम्मट की है। तो सख्त निपुणता और लोक शास्त्र के कौन है? मम है। मुख्यार्थ हाथी वाले कौन है? मम है। मुख्यार्थ हाथी है मम्मट, ध्यान में रख लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बामन का गुण विपरीत मानो। आज भरत का दोष है ना अत्यर्थो ग्रहता, रस अपकर्षक पूरा विश्व होता है, तो रस अपकर्षक के ध्यान में रखिएगा, विश्वनाथ जी का है। अब प्रश्न संख्या 480 है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मगुण है, काव्य गुण की परिभाषा किसने दिया? भामह ने, जगन्नाथ ने, बामन ने, या फिर आनंद वर्धन ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया कि सर जो बामन होता है, काव्य शोभा या कर्तारो कौन होता है? बामन होता है। बामन को ध्यान में रखिएगा, और विकल्प सी को आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 481 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? समास की अधिकता ओज कहलाती है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना होती है। अलंकार और गुण एक दूसरे के सादृश्य हैं। लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यत्र पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। तो 481 का जो जवाब था विकल्प बी, समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, विकल्प बी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहसून तैयारी सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र। अब प्रश्न संख्या 482 है कि नीरवता सी शिलाचरण टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? दूसरोड़ता, अप्रयुक्त, चित्त संस्कृत और क्लिष्टता। तो 482 का जो जवाब था विकल्प बी, अप्रयुक्त इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहसून तैयारी सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। अब प्रश्न संख्या 483, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम? बामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, विश्वनाथ, कुंतक, मम्मट, बामन, कुंतक, विश्वनाथ, बामन, मम्मट, और मम्मट, बामन, कुंतक और विश्वनाथ। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले बामन का 8वीं शताब्दी में जन्म हुआ। कुंतक की बात करते हैं तो 10वीं शताब्दी में, मम्मट का 11वीं शताब्दी में, और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहसून तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र है। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या, बामन 8वीं शताब्दी में, कुंतक 10वीं शताब्दी में, मम्मट 11वीं में, और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में। अब प्रश्न संख्या 484 है कि निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान करना है। नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है, तो आपको अब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा सा है, तो इसको अगर आप मिलाएंगे
तो ये बिल्कुल आपका जो उत्तर संरचना है वो लुई अर्थर की है। यथार्थ की बात करते हैं, जॉर्ज लुकाच का है। यथार्थ जॉर्ज लुकाच, ये देख रहे हैं चौथा। स्वच्छंदता रॉबर्ट्सवर्थ, ये 3 का है। और उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन, ये। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प ये आपका होगा 1, 4, 3, 2 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुन तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र। 485 तथा 200 शब्दार्थों सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि। तो अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, मम्मट या फिर कुंतक का पंक्ति है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मम नहीं तद 200, मम नहीं तद 200, मम फर मम्मट जी की पंक्ति है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। शक्ति निपुणता किसका है? शक्ति निपुणता लोकशास्त्र मम्मट का है। और अभी आपने देखा था मुख्यार्थ हाथी दोष किसका है? मम्मट का है। तो मम्मट जी के जो प्रसिद्ध आप देख रहे हैं युक्तियाँ हैं, सूत्र हैं, उसको आप लोग रट लीजिए, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। अब प्रश्न के 486, काव्य कितने प्रकार का होता है? 5, 3, 8 या फिर 2। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि सर विकल्प जो है बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 3 प्रकार का काव्य हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। विकल्प 3 इज राइट आंसर। प्रश्न के 487 है कि रीति काव्य से आत्मा काव्य से उक्ति किसका कथन है? वामन का, भट्टनायक का, शंकुक का, दंडी का। तो बिल्कुल सब लोग जान रहे हैं कि वामन का है। रीति आत्मा काव्य से वामन का है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 488 कि साध्य पर निवृत्ति कांता सम्मित उपदेश युजो कथन किसका है? वामन का, मम्मट का, भरत मुनि का, हेमचंद्र का। तो सद्य है ना, पर निवृत्ति कांता सम्मित उपदेश कौन दे सकता है? मम्मट, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। कांता सम्मित उपदेश मम्मट का है। शक्ति निपुणता किसका है? मम्मट का है। मुख्यार्थ किसका है? मम्मट का है। और अभी आपने देखा था रीति काव्य से आत्मा रीति का 200 शब्दार्थ मम्मट का। तो ये ध्यान में रखिएगा, कांता सम्मित उपदेश हो जाए मम्मट को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न क्या 489, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? न भट्टनायक का, लोलट का, अभिनव गुप्त का, शंकुक का। तो मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के समय लोग लुल्ल करते हैं, तो उत्पत्तिवाद लुल्लट का। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 490 है कि आचार्य आनंद वर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। तो आनंद वर्धन किससे होता है? ध्वनि से होता है। इन्हीं की ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आनंद वर्धन माने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। वक्रोक्ति का कुंतक, औचित्य का अगर बात करें क्षेमेंद्र हैं, अलंकार का भामा है जिन्हें हम मामा कहते हैं। ठीक। अब प्रश्न के 491, काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? आचार्य विशेश्वर, वामन, दंडी या फिर भरत। तो काव्यदर्श किसका है? दंडी का। काव्यदर्श किसका है? दंडी का है। विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 492 कि सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? भोज, भामा, वामन, पतंजलि। तो सरस्वती जब कंठ में भरण हो जाती है तो वो व्यक्ति भोज वाला होता है। भोज फार विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए भोज इज राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि श्रृंगार प्रकाश भोजराज का, काव्य अलंकार भामा का, काव्य अलंकार शुद्धवृत्ति वामन की और महाभास पतंजलि का है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसके रचनाकार हैं। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके लिए भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।